नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं, परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। परिवार और पड़ोस का होना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण होता है। वे हमें कपड़े प्रदान करते हैं, वे हमें भोजन प्रदान करते हैं, वे हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं, वे हमें सामाजिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था कि परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें सामाजिक और भावनात्मक सहयोग में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इसका ज़रूरी हम लोगों को पड़ता है। इसलिए परिवार और पड़ोस से जुड़े हुए रहना चाहिए। यदि आपके पड़ोसी को मदद की ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे। आपको बताना है कि यदि आपके पड़ोसी है, उनको किसी प्रकार के आपके मदद की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे। उसकी मदद करेंगे, उससे डांटेंगे, उससे छोड़ देंगे, उससे अनदेखा कर देंगे। ठीक है, तो यदि हमारे पड़ोसी को हमारे मदद की ज़रूरी है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में परिवार और पड़ोस किस विषय के अंतर्गत आता है। परिवार और पड़ोस किस विषय के अंतर्गत आता है। जल, रिश्ता, भोजन या उद्योग। तो जल के अंतर्गत आएगा, भोजन के अंतर्गत, उद्योग। यानी परिवार और पड़ोस से क्या बताता है, एक रिश्ता बताता है, इसलिए रिश्ता के अंतर्गत आएगा और पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हम आपको देखिए परिवार और पड़ोस से अब तक जितना प्रश्न लगभग आया है वो भी हम आपको इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। सारे प्रश्न को हमने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है। केवल प्राकृतिक परिवेश, केवल मानवीय परिवेश, प्राकृतिक और मानवीय दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण जो शामिल है वो प्राकृतिक और मानव दोनों का परिवेश को मिला करके ही पर्यावरण मिला है, इसलिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों परिवेश इसमें शामिल होगा। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार और दूसरा को कहते हैं एकल परिवार या व्यक्तिगत परिवार, या यहाँ पर कहते हैं नाभिकीय परिवार। ठीक है, यानी 2 प्रकार के परिवार होते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। संयुक्त परिवार में मुखिया कौन होता है। जो आपका संयुक्त परिवार है उसमें मुखिया कौन होता है। घर का सबसे बड़ा सदस्य, घर का सबसे छोटा सदस्य, घर का बच्चा या कोई नहीं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में जो घर का मुखिया होता है उनको सम्मान इज्जत देने के लिए घर का सबसे बड़ा सदस्य को बनाया जाता है घर का मुखिया। परिवार में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। औपचारिक, अनौपचारिक, विद्यालय या कोई नहीं। CG टेट, MP टेट, UP टेट। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परिवार में हमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा परिवार से हर समय देख करके अनौपचारिक रूप से सीख रहा होता है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला है। बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला है समाज, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस। ठीक है,
तो बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार को ही माना जाता है। परिवार जो है बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला है। एमपी टेट में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2024 में भी प्रश्न पूछा गया था। माता के पास सत्ता वाला परिवार क्या है? माता के पास सत्ता वाला परिवार को क्या कहते हैं? मातृस्थात्मक, पितृस्थात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय। ठीक है, तो माता के पास जो सत्ता है तो उसको आप लोग कहिएगा मातृस्थात्मक, और पिता के पास जो सत्ता है उसको कहिएगा पितृस्थात्मक। ठीक है, और पूरे वंश खानदान का चल रहा है तो उसको कहिएगा पितृवंशीय। ठीक है, परिवार में पति पत्नी का संबंध है। परिवार में पति पत्नी का संबंध कैसा है? दाम्पत्य का होता है, सहोदर का होता है, पिता पुत्र का होता है, कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार में पति पत्नी का जो संबंध होता है वो दाम्पत्य का संबंध होता है। राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। मनुष्य जंतुओं को किस उद्देश्य से पालते हैं? मनुष्य जो है जंतुओं को किस उद्देश्य से पालते हैं? हरियाणा टेट 2015 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। दूध के लिए, मांस के लिए, अंडा के लिए, उपयोग सभी। ठीक है, तो मनुष्य, सभी मनुष्यों को जंतुओं पालने का या पशु पालने का, पक्षी पालने का अलग अलग उद्देश्य होता है। ठीक है, कोई दूध के लिए पालते हैं, तो कोई बकरी को रखे हैं तो मांस के लिए कहते हैं, मुर्गा को रखे तो अंडा के लिए भी कहते हैं, मांस के लिए भी कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए, सुअर के रहने के निवास स्थान को क्या कहते हैं? बोले थे ना क्या हुआ था प्रश्न, सुअर के रहने के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ये यूटेट 2018 यानी उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। घर कहते हैं, बाड़े कहते हैं, अस्तबल कहते हैं, या सभी। ठीक है, तो सुअर के निवास स्थान को बाड़े कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सुअर बा ऐसे पूछेगा, सुअर बा ऐसे पूछते हैं जाके, सुअर बा, तो सुअर के निवास स्थान बा मतलब बाड़े। ठीक है, घोड़ा के रहने के निवास स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, घोड़ा के रहने के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? हरियाणा टेट 2018 में ये प्रश्न पूछा था। बाड़े कहते हैं, अस्तबल कहते हैं, घर कहते हैं, या कोई नहीं। ठीक है, तो घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है या घुड़साल में रहता है? ठीक है, राइट आंसर अस्तबल हो जाएगा। इसके पहले के टॉपिक में आपको मिला है। गाय जैसी पशु का आहार है, जो हमारी गाय जो पशु हैं उनकी आहार क्या क्या होता है? सीजी टेट 2021 में देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में आया था। हरा चारा, भूसा, खल्ली, कोई नहीं, या सभी। ठीक है, तो गाय जैसी पशु का आहार हरा चारा भी है, भूसा भी खाती है, खल्ली भी खाती है, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा, डी होगा। ठीक है, घोड़ा का आहार है, बताना है आपको घोड़ा का आहार क्या चीज़ है? ये पी टेट मतलब पंजाब टेट 2019। ठीक है, पंजाब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, घोड़ा का आहार क्या है? सरसों, राई, चना या मूंग। ठीक है, तो घोड़ा को क्या कहा जाता है, क्या खाते हैं? तो घोड़ा का आहार चना होता है। ठीक है, अगर आप चना खाना है तो घोड़ा बनना है तो चना खाइए। ठीक है, इसलिए ट्रेनिंग में लोगों को क्या खिलाया जाता है? चना खिलाया जाता है। ठीक है, हाथी जैसे पशु का आहार है, हाथी जैसे जो पशु हैं उनका आहार क्या है? ये देखिए, एमपी टेट 2015 का प्रश्न था। ठीक है, हरी पत्तियाँ खाते हैं, टहनियाँ खाते हैं, महुआ खाते हैं, सभी। ठीक है, तो हाथी जैसे पशु जो है हरी पत्तियाँ को भी खाते हैं, उसकी टहनियाँ को भी खा जाते हैं, महुआ को भी खा जाते हैं, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुर्गी खाती है, रीट 2016 यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को रीट नाम दिया जाता है, 2016 का प्रश्न है। हरी पत्ती, दाना, घास या कोई नहीं। ठीक है, तो मुर्गी क्या खाती है? तो मुर्गी दाना खाती है। क्लियर? अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा करता है? अमीबा देखिए जो होता है अमीबा पेरेसियम जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपना विभिन्न जंतुओं किस विधि द्वारा भोजन करते हैं, जो आया है उसको भी हमने यहाँ पे आपके बीच रख दिया है। तो आप सभी देखिए, इधर उधर भटकिएगा नहीं तो हम जैसा अभी देख रहे हैं बहुत से चैनल पर इतने सारे ग्रंथ ले के लोग पढ़े हुए हैं कि जहाँ देख देख के आप बोर हो जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और ज़्यादा प्रश्न आना है। जेसीईआरटी किताब पढ़ना है, नहीं तो जेसीईआरटी का नोट्स पढ़ना है। आपको बता देते हैं कि ईवीएस में सिर्फ 300 अगर प्रश्न आपको देख लीजिएगा तो यहाँ से 30 को नंबर भिड़ जाएगा, लेकिन वहाँ 3000 प्रश्न आप देखिएगा ना तो 3 को प्रश्न भी नहीं भिड़ेगा प्रैक्टिस सेट में, आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपना समय नहीं गवाइएगा व्यर्थ का, और यहाँ से ही तैयारी आप कीजिएगा जो नोट्स आपका बना हुआ है। ठीक है, तो अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? बताना है, कुटपाद विधि के द्वारा,
मकरंद चूसकर, अनाज के दाने तक कीड़े मकोड़ों को पकड़कर, या कुतर कुतर कर। ठीक है, तो मकरंद चूसकर कौन अपना भोजन बनाता है? मधुमक्खी। अनाज के दाने तक कीड़े मेड़े को पकड़कर कौन खाता है? मुर्गा मुर्गी सब। और कुतर कुतर कर कौन करता है? तो चूहा करता है। यानी एक बचा कुटपाद विधि, तो अमीबा अपना भोजन किस विधि से करता है? कुटपाद विधि से करता है। और ये सीजी टेट 2019 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। उत्तराखंड यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। कुतपाट विधि द्वारा, फूलों के मकरंद को चूसकर, कुतर कुतर कर, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मधुमक्खी क्या करती है, तो मधुमक्खियाँ विभिन्न जगह से फूले पर बैठती है, वहाँ से उसका मकरंद को चूसती है और आ करके क्या करती है, तो वो अपना घोंसला बनाती है और वो मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है। और वो फूलों के मकरंद को चूस चूस कर यहाँ पर वो छत्ता बनता है। तो मधुमक्खी अपना भोजन फूलों के मकरंद को चूस कर करती है। ठीक है, चूहा अपना भोज पदार्थ को खाता है। चूहा जो है अपना भोज पदार्थ को किस प्रकार से खाता है? उसके भोजन करने की विधि क्या है? मकरंद है, कुतर कुतर कर है, चोंच मार कर है, या कोई नहीं। ठीक है, मकरंद में मधुमक्खी होता है, कुतर कुतर कर कौन खाता है? तो आपको पता है चूहा खाता है। ठीक है, तो चूहा अपना भोजन कुतर कुतर कर खाता है। चोंच मार कर कौन खाता है? तो ये मुर्गी या मुर्गा जो भी कहिए ये खाते हैं। ठीक है, तो चूहा अपना भोज पदार्थ को कैसे खाता है? तो ये आपको खाता है कुतर कुतर कर। ठीक है, कहाँ आया हुआ था? तो एच टेट 2016 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का यह प्रश्न है। मनुष्य में भोजन का प्रारंभ होता है। मनुष्य जो भोजन करते हैं उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? थोड़ा सा ये प्रश्न को कन्फ्यूज हो गया है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यह पाचन छूट गया। ठीक है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? राजस्थान टेट 2013 से है। मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, या किसी से नहीं। ठीक है, तो मनुष्य में भोजन का प्रारंभ मुख से होता है और पाचन भी वहीं मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न दो प्रकार से पूछ देता है कि मनुष्य में भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। और मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भी याद रखिएगा मुख से ही होता है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो जैसे हम भोजन डालते हैं मुख से शुरू होता है। और समाप्त कहाँ होता है? देखिए ये पंजाब टेट 2012 में पूछा है, समाप्त कहाँ होता है? तो समाप्त जो होता है आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्लियर। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, हम जो भोजन लेते हैं उसमें से जो शरीर हमारा पचाता है वो क्या बन जाता है? ब्लड बन जाता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। और जो अपच पदार्थ जो पचता नहीं है वो उत्सर्जन के रूप में हम लोग मल त्याग के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसका नाम यहाँ पर उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है, इसका राइट आंसर उत्सर्जन होगा। ठीक है, जीभ का कार्य क्या है? जीभ का कार्य क्या है? ये हरियाणा टेट हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। जीभ का कार्य क्या है? भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, या सभी। तो ये जीभ का ये सभी मुख्य कार्य यहाँ पर है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पालक पदार्थ का रस, जठर रस, पिट्ठर रस, या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का आया हुआ प्रश्न है। तो अमाशय में जो रस होता है उसको हम लोग जानते हैं जठर रस से, जिसको अग्नि कहते हैं। वही अग्नि से यहाँ पर भोजन पचता है। ठीक है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 कहेंगे, या कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरियाणा टेट में 2012, सीजी टेट 2019, MP टेट 2012 2013 और बिहार टेट 2023। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना जगह आया हुआ है। आपके लिए भी हो सकता है, आप सभी देख के जाइएगा। ठीक है, और आपको हम बार बार बता दे रहे हैं, आप नोट्स नहीं पढ़िएगा, हैंड रिटेन नोट्स। अगर कहीं का किताब उताब लिए तो अच्छा बात है, उसको भी देख लीजिए। लेकिन कम समय में आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज कर लीजिएगा,
केवल ईवीएस का नोट्स आपको कितने मिलेगा हमने बता दिया, 150 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं। पूरे नोट्स और वीडियो दोनों आपको मिल जाएंगे। अब रही बात कि यहाँ पर अगर आप सब सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लगता है 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये लगता है क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके यहाँ से, और नहीं तो एक सब्जेक्ट का 150 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। जानतो रेसे हैं, जानतो रेसे, ठीक है, ऊन है, जानतो रेसे कौन है, ऊन है, रेशम है, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। ये यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया था, ठीक है। जानतो रेसे मतलब जंतुओं से प्राप्त रेसे, जो रेसे जंतु से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग जंतु रेसे कहते हैं। तो जंतु से हमको क्या प्राप्त होता है, ऊन होता है, रेशम भी प्राप्त होता है, यानी ए और बी दोनों होता है, जंतुओं से, कीटों से, ठीक है। ऊन के रेसे प्राप्त किए जाते हैं, ऊन किस किस से प्राप्त होते हैं, किस किस जानवर का ऊन होता है, ऊन का रेशा कौन कौन से मिलता है, ये आपको बताना है। एमपी टेट 2014 का प्रश्न है और यूपी टेट 2016 दोनों जगह पूछा गया था। तो भेड़, इससे, बकरी से, याक से या सभी से, ठीक है। तो भेड़ से भी ऊन की प्राप्ति होती है। बकरी जो देखिएगा आप श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पश्मीना, उससे भी यहाँ पर रेशे की प्राप्ति होती है, ऊन की प्राप्ति होती है। और याक जो जानवर है उससे भी ऊन की प्राप्ति होती है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ये बिहार टेट देखिए अभी हाल फिलहाल जो हुआ 2023 का पूछा गया प्रश्न है कि रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट जिसको कोकून कहते हैं या कोई नहीं, ठीक है। तो रेशम के कीट जो होते हैं, रेशम जो है वो रेशम के कीट यानी कोकून से प्राप्त किया जाता है। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको, रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के कीट बहुत कम जगह मिलेगा, आपको कोकून नाम देगा, तो याद रखिएगा कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। पश्मीना शाल कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कहीं नहीं मिलेगा, आप ईवीएस का ही किताब में ढूंढ पाइएगा, ये कहीं भी प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं मिलेगा पश्मीना शाल, ठीक है। पश्मीना शाल कहाँ मिलता है, तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में कोई नहीं। देखिए सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया और सीजी टेट में पूछा गया, ठीक है। पश्मीना शाल जो होता है देखिए आपको बता देते हैं, अंगोरा नामक बकरी होती है जो जम्मू कश्मीर पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बकरी होते हैं ऊंचे क्षेत्रों पर ठंडे प्रदेशों में रहती है। अब बताइए ठंडे प्रदेश में ये बकरी कैसे रह रही होगी, तो ठंडे प्रदेश में ये अपने बालों से बचती है, ठीक है। तो ये है आपका पश्मीना। तो ये क्या होता है कि एक समय में जब होता है तो इसके बाल को क्या कर दिए जाते हैं, छील दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और इसी बाल से शॉल बनाया जाता है जिसका नाम है पश्मीना शॉल, ठीक है। आपको बता देते हैं ये शॉल बहुत पतला होता है, लेकिन इसकी गर्मी से आप परेशान हो जाइएगा, तो ये वही अंगोरा बकरी जिससे पश्मीना शाल बना है। ये पतला है जरूर, आपको लग रहा है कितना पतला से क्या जाएगा, लेकिन इसमें गर्मी बहुत है, जैसे ये ठंडे प्रदेशों में रह लेते हैं, ठीक है। अगला, रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों पर रहते हैं। रेशम का कीट जो है वो किस पेड़ के पत्तियों पर रहते हैं आपको बताना है। शरीफा के पेड़, कटहल के पेड़, शहतूत के पेड़ या कोई नहीं, ठीक है। आपको प्रश्न कब आया है, छत्तीसगढ़ टेट 2011, बिहार टेट 2021, एमपी टेट 2013 का प्रश्न पूछा गया है। तो रेशम के कीट जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, वहीं पे रेशम के कीट होते हैं, ठीक है। सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है, सबसे सामान्य रेशम कीट जो है उसका नाम क्या है। एमपी टेट 2012 का प्रश्न है, शहतूत रेशम कीट, शरीफा रेशम कीट, पालक रेशम कीट या कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है वो शहतूत का ही होता है, ठीक है, शहतूत पर ही होते हैं, ये शहतूत का रेशम कीट होता है। झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, झारखंड राज्य में रेशम का उत्पादन होता है वो किस प्रकार का होता है। जेटेट 2016 का प्रश्न था, सिल्क रेशम, बत्तर रेशम, तसर रेशम या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। रेशम कीड़ा है, कोकून का है, कैटरपिलर का है, सलब का है या कोई नहीं, ठीक है। उड़ीसा टेट 2016 का प्रश्न है। तो रेशम कीड़ा जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो रेशम कीड़ा जो है आपका वो कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम कीड़ा आपका कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है, निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है आपको बताना है। याक, ऊँट, बकरी, कुत्ता। बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। याक ऊन से ऊन की प्राप्ति होती है, ऊँट से भी ऊन की प्राप्ति होती है, बकरी से भी ऊन की प्राप्ति होती है, कुत्ता से ऊन का प्राप्ति नहीं होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है।
मानव में शोषण होता है, मानव में जो शोषण होता है वो कैसे होता है? बिहार टेट 2011, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो मानव में जो शोषण होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा मानव शोषण करता है। केचुए में शोषण होता है, केचुए में शोषण होता है, एच टेट हरियाणा टेट 2015 का प्रश्न है, त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो केचुआ में जो शोषण होता है वो त्वचा के द्वारा वो श्वास लेते हैं केचुआ, ठीक है। मछली का शोषण अंग है त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं, ठीक है। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। तो मछली का शोषण अंग को हम लोग क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। बहुत बारी प्रश्न आया हुआ है। मेढक में शोषण अंग होता है फेफड़ा, त्वचा, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो मेढक में शोषण अंग फेफड़ा और त्वचा दोनों होता है, इसीलिए ये पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, जल में भी और स्थल पर में भी रह सकते हैं, इसलिए ये उभयचर प्राणी भी है। और यही प्रश्न देखिए जैक के द्वारा अभी जो आकलन परीक्षा हुआ था उभयचर प्राणी का उदाहरण पूछा हुआ था, ठीक है। और ये नोट्स आपको मिले हुए थे। और ये कहाँ से है? तो क्लास 7 का, ये आप नोट्स तो देख रहे हैं, ये क्लास 7 में आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 2 से लेकर के आपको 3, 7 ये सब में आपको ये नोट्स मिलेगा, ये चैप्टर पढ़ने को आपको मिल जाएगा। इन किस पौधा से तैयार होता है? सिनकोना, अफीम, इसबगोल या सभी, ठीक है। तो मार्फिन ये कब आया? तो यूपी टेट 2022 में और हरियाणा टेट 2016 में। तो मार्फिन किस पौधा से तैयार होता है? अफीम से तैयार होता है मार्फिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें शाक वाले पौधे हैं। अब बताइए शाक वाले, अभी हम लोग पौधे की 3 श्रेणियां को पढ़े थे, शाक वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे और वृक्ष वाले पौधे, ठीक है। अब शाक वाले पौधे कौन है? गेहूं, घास, सरसों, सभी। इन सभी की ऊंचाई 1 मीटर तक होती है। गेहूं हो, घास हो, सरसों हो, और ये कोमल होते हैं, इसलिए ये शाक वाले पौधे हैं, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। MP टेट 2012 में पूछ दिया था और CG टेट 2018 में पूछ दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, झाड़ीदार वृक्षों की श्रेणी में आते हैं कौन कौन पौधे जो है झाड़ीदार वृक्ष में आते हैं? गुलाब का भी झाड़ी होता है, कपास का भी झाड़ी होता है, रहर का भी झाड़ी होता है, सभी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। CG टेट 2021 का ये प्रश्न लेटेस्ट अभी चल रहा है, ठीक है। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं कौन से पौधे ऐसे हैं जो वृक्ष वाले पौधों की श्रेणी में आते हैं? ठीक है, आम है, पीपल है, बड़ है, सभी है। ये राजस्थान टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो वृक्ष वाले पौधे में आम, पीपल, बड़ ये सभी आएंगे, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। जड़ के रूप में खाया जाने वाला पौधा है, इसमें जड़ के रूप में खाया जाने वाला पौधा कौन सा है? ये पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। प्याज है, आम है, गाजर है या सभी है? ठीक है, देखिए प्याज किस रूप में खाया जाता है? तो ये जड़ के रूप में खाया जाता है। आम किस रूप में खाया जाता है? फल के रूप में खाया जाता है। गाजर किस रूप में खाया जाता है? तो गाजर जो है ये भी जड़ के रूप में खाया जाता है। ठीक है, लेकिन प्याज किस रूप में खाया जाता है? ये तना के रूप में खाया जाता है। यहाँ पर गलत हो रहा था, तो जड़ के रूप में खाया जाने वाला कौन होगा? गाजर होगा। नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्याज का हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं। आम का फल खाते हैं। गाजर का जो है हम लोग यहाँ पर जड़ के रूप में लेते हैं, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। क्लियर? चलिए देखिए आगे, गेहूं किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? साग, झाड़ी, वृक्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो गेहूं जो है साग वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। सभी कुछ ऊपर दिखा दिया गया है। आलू का खाया जाने वाला भाग है, आलू का जो कौन सा भाग खाया जाता है? जड़ खाया जाता है, फूल खाया जाता है, तना खाया जाता है, सभी। ठीक है, तो आलू का खाया जाने वाला भाग तना है। बहुत बार पूछा है, तना वाला में मिस्टेक होता है, आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। यूपी टेट 2017 का पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, तो ये तना वाला एक बार फिर से सभी को देख लीजिएगा, इसकी थ्योरी क्लासेज आपको ऊपर दे दी गई है। ठीक है, गुलाब किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? शाक वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे, वृक्ष वाले पौधे या सभी। ठीक है, ये रीट राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। गुलाब किस प्रकार के पौधे की श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो गुलाब जो है ये शाक में नहीं आते हैं, क्योंकि ये बड़े होते हैं और ये कठोर होते हैं और इनकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये शाक में नहीं है। झाड़ीदार, ये झाड़ीदार पौधे की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये काष्ठीय होते हैं, पतले होते हैं, मजबूत होते हैं, 1 से 3 मीटर ऊंचाई होती है, इसमें झाड़ी जैसा होता है। ठीक है, तो ये झाड़ी पौधे में आएंगे गुलाब। ठीक, क्लियर? तो इसका राइट आंसर बी होगा, झाड़ी। अगला, मटर किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? मटर जो है वो किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? साग, झाड़ी, वृक्ष या सभी। ठीक है, MP टेट 2014 का प्रश्न है। मटर इसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है
और ये ज़्यादा कास्ट नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं, नाजुक होते हैं, इसलिए यह शाक की श्रेणी में आएगा, झाड़ी की श्रेणी में नहीं आएगा, वृक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी राइट आंसर इसका ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आम किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? आम किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। शाक वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे, वृक्ष वाले पौधे या कोई नहीं। ठीक है, तो आम जो है वृक्ष वाले पौधों की श्रेणी में होते हैं, आम के वृक्ष होते हैं, आम को वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? बहुत बार बिहार टेट 2021 में और सीजी टेट 2019 में और भी सारे एग्जाम में आए हुए हैं। काला रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का या कोई नहीं। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? देखिए यहाँ पर दो तरह से प्रश्न आता है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है और अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से अंतरिक्ष देखने पर किस रंग की दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अंतरिक्ष से देखने पर, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीचे, तो नीचे की ओर देखने पर तो पृथ्वी का 2/3 भाग क्या किया हुआ है? ये जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखिएगा और पृथ्वी के नीचे की ओर तो यह नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला। लेकिन अंतरिक्ष से ऊपर की ओर देखिएगा, यहाँ पर ऊपर की ओर, ठीक है, यानी आकाश की ओर, आकाश की ओर, तो यह कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। तो एक नीला होता है, एक काला, यानी ऊपर से नीचे देखने पर नीला और नीचे से ऊपर देखने पर काला, याद रखिएगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ेगी? नीला रंग की दिखाई पड़ेगी। नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी जो है नीला दिखलाई पड़ती है अंतरिक्ष से देखने पर। ठीक है, और अंतरिक्ष यात्री को, देखिए अगला प्रश्न आई, वही चीज़ें यहाँ बनाया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष, यानी यहाँ पर कह लीजिए आकाश, कभी कभी आकाश से पूछता है, आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? काला रंग, नीला रंग, पीला रंग, कोई नहीं। अभी आप अंतरिक्ष यात्री कहाँ देख रहे थे? पृथ्वी पर, तो कैसा दिखाई दे रहा था? जल होने के कारण नीला। अब कहाँ दिखाई दे, अब अंतरिक्ष यात्री कहाँ दे रहे? ऊपर, आकाश की ओर, तो कैसा दिखाई देगा? काला। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र में पाया जाता है? 97, 85, 86, 99। ठीक है, जल का सर्वाधिक भाग जो है वो कहाँ चला जाता है? समुद्र या महासागरों में चला जाता है, वहीं पे जाके लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो समुद्र या महासागर में जो जल चला जाता है वो कितना होता है? तो वो होता है, देखिए 97%, यानी 97% भाग जल जो है वो समुद्र या महासागरों में पाया जाता है। राइट आंसर होगा 97%। बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 4% या सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो जल हमको पृथ्वी पर मिलता है अधिकांश 97% भाग तो समुद्र में चला गया। अब जो बचा हमारे पास 3% भाग, यही 3% भाग जो है वो स्वच्छ जल है या पीने योग्य जल है। ठीक है, तो इसमें से स्वच्छ जल वो कहाँ से मिलता है? तो वो आपको भूमिगत से, बर्फ से, आकाश से, और यहाँ पर बर्फ से, आकाश से मिलता है। ठीक है, पिघल करके। तो बर्फ से पिघलने वाला जल कितना होता है? तो देखिए ये होता है 2%। ठीक है, बर्फ से 2% है। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत होता है? स्वच्छ जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर उपस्थित है? 0.01%, 1.08%, 2.08% और 4%। ये झारखंड टेट 2013 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट 2018 का प्रश्न है और बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पृथ्वी पर स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का जब भी प्रतिशत आपको देता है तो याद रखिएगा 2.5 से लेकर के 3 के बीच में होगा। ठीक है, इतना के बीच में ही देता है। क्लियर? तो इतना के बीच में कोई एक ऑप्शन होगा जिसको आप टिकिंग कर सकते हैं। 2.6 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, 2.8 हो सकता है। तो 2.8 यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए 2.8 हम यहाँ पर टिकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? नीला, काला, पीला, सभी। सीजी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है आपको काला रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का दिखलाई पड़ता है? नीला रंग का दिखलाई पड़ता है। दोनों को याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश, आकाश मतलब ऊपर, ऊपर देख रहा है तो
ऊपर देखने पर काला, और अंतरिक्ष यात्री अगर पृथ्वी पर नीचे तो नीला। ठीक, याद हो जाएगा आप सभी को, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की कितनी अवस्थाएं हैं? 1 2 3 4। तो अब ये यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। तो जल की 3 अवस्थाएं अभी तो माना गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जल का मुख्य स्रोत क्या चीज़ है? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जल का, ये उत्तराखंड टेट 2017 का प्रश्न है। ठीक, तो पृथ्वी पर जो जल आता है उसका मुख्य स्रोत कहिएगा, तो वर्षा का जल जो है वही जल का मुख्य स्रोत है जिस पृथ्वी पर बनाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्षा के जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए वर्षा के जल में जब SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, N2O, NO2 और ये सब उसका ऑक्साइड घुले हुए रहेंगे, तो ये जल के साथ मिलकर के क्या बना देंगे? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना देंगे, तो ये अम्ल बन गया, इसलिए ये अम्लीय वर्षा हो जाएगा। जब अम्ल बनेगा ये जल के साथ घुल करके, तो वहाँ पर क्या होगा? अम्लीय वर्षा। यानी वैसे शहर जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अधिक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अधिक है, और वहाँ पर वर्षा उस समय हो जाए, तो वर्षा का जल जब इससे मिलेगा तो बना देगा अम्ल, और अम्ल बना देगा तो उस क्षेत्र पर वर्षा कौन सी हो जाएगी? अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं। ये राजस्थान टेट 2016 का प्रश्न है, रीट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा, जिस भी एरिया में अम्लीय वर्षा हो जाती है वहाँ जो स्मारक ये सब संगमरमर के बने रहते हैं वो सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब रंग डिस्कलर हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? देखिए अभी आकलन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, और देखिए आपका किताब से है। ठीक है, आपका ये किताब से है, क्लास 7 का एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिएगा 4-5 विज्ञान में, तो आपको जल टॉपिक मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, JCERT किताब को जो देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा प्रश्न ये बना हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो देखिए 1400 से 1500 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में देखिएगा तो मिलीमीटर 1400 से 1500, और सेंटीमीटर में देखिएगा तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? भौम जल के स्तर में कमी आने का, भौम जल मतलब पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है, जल का सतह, उसका लेयर नीचे भागते जा रहा है। तो लेयर नीचे भागने का मुख्य कारण क्या है? यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या में वृद्धि, कृषिगत उपयोग, वर्षा का समान वितरण, सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होगा तो हर जगह क्या होगा? बोर होगा ना हर जगह ज़मीन पर, और वहाँ से क्या होगा? पानी निकलेगा। सभी को पानी चाहिए, पानी यहाँ पर अनुपयोगी भी होगा। इस कारण क्या होगा? तो भौम जल का स्तर में लेयर नीचे गिरेगा। कृषिगत उपयोग, बहुत अधिक कृषि कार्य ट्यूबवेल से किए जाने के कारण, नल से किए जाने के कारण, बोरवेल से किए जाने के कारण पृथ्वी का जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा का समान वितरण, वर्षा भी समय समय पर नहीं होती है एक सीजन के अनुसार, इस कारण भी यहाँ पर भौम जल के स्तर में कमी आ रहा है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक में पूछा गया था। सिमोन उरांव, कश्मीर उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से सिमोन उरांव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सिमोन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्मश्री से नवाजा गया था? अंकलेश मुंडा, सिमोन मुंडा, सिमोन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड से सिमोन उरांव को पद्मश्री से नवाजा गया था। खेत के फसल किस वर्षा के कारण सूख जाते हैं? खेत में अगर फसल लगा हुआ है और किस प्रकार की वर्षा होगी तो वो खेत का फसल पीला पड़ जाएगा, मतलब सूख जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारण, क्षारीय वर्षा के कारण, सोहनीय वर्षा के कारण या लवणीय वर्षा के कारण। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है।
तो अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा होती है जिसके कारण खेत के फसल नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वर्षा होने के कारण जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। मान लीजिए कि यह नदी है, इसमें आपने मछली पालन कर रखा है, मेढक है, कोई भी जीव जंतु है। अगर यहाँ पर अम्लीय वर्षा होगी तो उसका pH मान 5.6 से कम होगा, और 5.6 से कम होगा तो ये क्या होगा, जो भी जीव जंतु इस जल को पिएगा वो क्या होगा, मर जाएगा। तो अम्लीय वर्षा के कारण ही जलीय जीव जंतु क्या होता है, कभी कभी मर जाते हैं। ठीक है, बिहार टेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। MP टेट 2013 का, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। वर्षा जल संग्रहण, जल, बांध या सभी। ठीक है, तो वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, वर्षा जल का संग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा जल का संग्रहण करेंगे जिससे कि हमारा भौम जल स्तर में वृद्धि होगा। अम्लीय वर्षा या अम्लीय जल का pH मान होता है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, 5.6 से कम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा होता है उसका pH मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, या कभी कभी 5.7 दे सकता है, 5.8, लेकिन इतना ही रहता है, वो 7 से कम नहीं होता है। तो 5.6 या 5.7 या 5.8 से कम, लेकिन किताब में आपका जो ऑथेंटिक दिया है वो हमने यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि कभी भी आपको क्लेम करना होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको हम JCERT से क्यों यहाँ पर बना दे रहे हैं नोट्स। JCERT से अगर मेरा नोट्स बना हुआ है, अगर यही प्रश्न आता है और कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसको कंप्लेन के लिए यहाँ से किताब के पेज नंबर से उसको काट के भेज सकते हैं। इसलिए आप JCERT का ही पढ़िएगा। ठीक है, जहाँ तहाँ देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन आप उसका परवाह मत कीजिए। अगर दिक्कत होगा तो आप JCERT का किताब ले जाके वहाँ पर दिखा भी सकते हैं। ठीक है ना, यही कारण है। अब देखिएगा, तो अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानि होती है, जलीय जीव जंतु भी मर जाते हैं, फसल भी नष्ट हो जाता है, स्मारक भी, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए यहाँ से आकलन परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो एक होता है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन या जल में अघुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन और वसा में अघुलनशील विटामिन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा, कीड़ा नाम जानते हो ना, कीड़ा जिसको हम लोग कीड़ा कहते हैं। बताइए, कीड़ा को एक जो है जल है, जल यहाँ पर टावर है, इसमें अगर कीड़ा को छोड़ दिया जाए तो क्या यह जल में घुल जाएगा, जल में पूरा पूरी मिल जाएगा, नहीं। लेकिन एक कीड़ा को यहाँ पर जो कढ़ाई है, आँच दे रहे हैं, इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर कीड़ा पड़ा हुआ है, इसको तेल में भूज देंगे तो ये कीड़ा भुजाने के बाद क्या होगा, पूरा पूरी घुल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो वही देखिए, केड़ा जो है, केड़ा याद रखिएगा, केड़ा तेल में घुल रहा है। किस में घुल रहा है, तेल में। तेल मतलब वसा, तेल मतलब वसा। तो केड़ा वसा में घुलता है, केड़ा किस में घुलता है, वसा में घुलता है, और बाकी सब चीज़ जल में घुलता है, बाकी सब चीज़ जल में घुलता है। ये केड़ा वाला वसा में घुलेगा, बाकी सब चीज़ जल में घुलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब विटामिन हम लोग कौन कौन पढ़ते हैं, तो विटामिन पढ़ते हैं A B C D E और K। मुख्य रूप से इतना ही विटामिन हम लोग को पढ़ना है ना। अब देखिए, इसमें से केड़ा, तो K E D और A, 4 को। ये केड़ा किस में घुलता है, तो केड़ा वसा में घुलता है। बाकी कौन बचा, तो बाकी B और C बचा। तो B जो है जल में घुलनशील है और C जो है जल में घुलनशील है, यानी विटामिन B और C दोनों जल में घुलनशील है। बाकी हो गया K E D A, ये सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, याद हो गया। अब देखिएगा, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K। याद रखिएगा, केड़ा ये वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है, तो यह जल में घुलनशील विटामिन पूछा है। तो E वाला वसा में है, याद रखिएगा वसा, तो A वसा में है तो ये नहीं होगा, D वसा में ये नहीं होगा, K यानी बचा B। तो B जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। फिर वही प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है, उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा है। ऑप्शन दूसरा था विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है,
तो हमको याद रखना है केड़ा, हमको क्या याद रखना है, केड़ा ये जल में नहीं घुलता। आपसे पूछा जल में घुलने से, केड़ा जल में नहीं घुलता है, तो यहाँ पर के ये जल में नहीं घुलेगा, ये भी नहीं घुलेगा, ये भी नहीं घुलेगा, यानी बचा विटामिन सी। तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए किस तरह से पूछा गया, जल में घुलनशील विटामिन है। एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी और सी और विटामिन डी। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक, तो केड़ा तो जल में नहीं घुलता है। केड़ा कहाँ घुलता है? तेल में, वसा में। तो जल में कौन घुलेगा? तो बी और सी, यही बचा बी और सी। तो विटामिन बी और सी यहाँ दोनों ऑप्शन एक ही में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है। सीजी टेट 2018 का प्रश्न है। विटामिन के, विटामिन डी और ई, विटामिन ए या उपयोग सभी। तो जल में, वसा में घुलनशील कौन होता है? तभी आपको बताया था केड़ा। केड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है। तो यहाँ पर देखिए के डी ई यानी उपयुक्त सभी, ये सभी वसा में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल या फ्रेश वाटर का स्रोत है? बरसन, सतही जल, भौम जल या उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन अलवणीय जल का स्रोत है? तो बरसन वाला जल भी अलवणीय है, सतही जल भी अलवणीय जल है, भौम जल भी अलवणीय, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? ताज़ा पानी का वर्षा, भूजल, भूतल अफवाह, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ताज़ा पानी हमें कहाँ से मिलता है? तो भूजल से, जो हमेशा रहता है और हर समय मिलता है वो ताज़ा पानी, वो हमको भूजल पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, भूजल उसका नाम है। ठीक है, कि घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील के घास के मैदान को तीनों याद रखिएगा, पूस, ब्राकमबेला। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस और वेनेजुएला के घास स्थल को लानोस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? कंपोस कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है, वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है लानोज, वेल्ड, कंपोस या कोई नहीं। ठीक है, अभी क्या था प्रश्न, ट्रिक क्या था, अभी आप लोग देखे होंगे, पूस, वराकमबेला। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, और ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस, और वे का मतलब वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज। ठीक है, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला, सवाना घास स्थल किस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोई नहीं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? डाउन्स कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। और पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। ठीक है, तो सवाना घास स्थल कहाँ का है? तो पूर्वी अफ्रीका का है, राइट आंसर पूर्वी अफ्रीका, यानी ये होगा। कहाँ पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का ये हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अर्जेंटीना के घास स्थल को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का ही प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए अर्जेंटीना के घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेयरी, सवाना, पैम्पास या वेल्ड। ठीक है, हमने अभी बताया था ट्रिक, अपय उपरे दवे। तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, तो अर्जेंटीना के घास के स्थल को पैम्पास कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। और ऊपरे यानी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। तो देखिए नीचे एक प्रश्न हो रहा है 9 नंबर कि उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसी ट्रिक से हो गया, ऊपरे यानी उत्तरी अमेरिका, प्रे मतलब प्रेयरी, तो उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न है और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड, प्रेयरी, सवाना या डाउन्स। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है? तो आपको याद होगा दबे,
द से दक्षिण अफ्रीका और वे से वेल्ड। तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड, डाउन्स, सवाना या प्रेयरी। ये यूपी टेट 2014 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे अपय, उपरे, दबे, मांस, अंडा खावे। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डा से डाउन्स कहते हैं। ये डाउन्स आ गया। सीजी टेट, यूपी टेट 2014। देखिए, आप जैसे भी याद कर सके ये घास स्थल का नाम याद कर लीजिएगा। ऐसे हमने अपने स्तर से आपको बहुत अधिक इसमें ट्रिक बनाया जो हमें लगा। आप अपने इच्छा से और भी कैसे याद कीजिएगा वो आप और भी सरल उपाय ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इससे भी सरल उपाय मिले तो आप हमें ज़रूर नोट्स को शेयर कीजिएगा कि सर इस तरह से भी हो सकता है, जो आगे विद्यार्थी के लिए हम बना सकें। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा घास स्थल से भरा हुआ है? 2/3, 3/4, 1/4, 5/4। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह का 1/4 हिस्सा जो है आपको घास स्थल से भरा हुआ है। ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2014 का प्रश्न होगा। देखिए, आपको हम बता देते हैं, आपको तो यहाँ पर हम पूरा नोट्स PDF दे ही रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन बैंक भी EVS का करवाने वाले हैं। आपको सारे राज्यों का क्वेश्चन बैंक भी आपको हम करवा देंगे। आप देख लीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न अन्य राज्यों में पूछे गए हैं। और यहाँ पर जेटेट का जो है 2013 और 2016 का क्वेश्चन बैंक हम आपको करवा दिए हैं EVS का, आप सभी उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, सवाना घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, सवाना बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आया है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा, और बिहार टेट, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पूछा है। ठीक है, सवाना घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील या वेनेजुएला। ठीक है, तो अभी आप लोग देखे थे, आपको हमने एक ट्रिक दिया था, पूस, वराकम, बेला, ये 3 को क्या मिला है ना? तो ये पूस से पूर्वी अफ्रीका होता है और उसके घास के मैदान को सवाना कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पूर्वी अमेरिका होगा कि पूर्वी अफ्रीका होगा, ब्राज़ील के वेनेजुएला। तो पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को हम लोग सवाना कहते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है। वेल्ड घास स्थल कहाँ पाया जाते हैं? वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? यूपी टेट 2012 में और उत्तराखंड टेट 2014 में। अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या कोई नहीं। ठीक है, तो दबे याद होगा आपको, एक ट्रिक दिए थे, दबे यानी दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को वेल्ड कहते हैं। तो वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ट्रिक को याद रखिएगा। ये जलमार्ग 1 का विस्तार है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है, प्रयागराज से हल्दिया, सादिया से दूरी, कोल्लम से कुट्टापुरम, कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो आपको प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। सीजी टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ बनाया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ बनाया गया? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी या कहीं नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है आपको कहाँ बनाया गया है? गंगा नदी पर, और 2 कहाँ बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कहाँ बनाया गया? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गोदावरी और कृष्णा नदी पर या कोई नहीं। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2019 से पूछा गया था। तो गंगा नदी पर तो NW1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, यहाँ पर जलमार्ग होना चाहिए था, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग क्या बनाया गया है? 4 बनाया गया है। ये कहाँ पर? तो गोदावरी और कृष्णा नदी पर, गोदावरी और कृष्णा नदी पर। अगला, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। तो गुजरात में कांड होता है, इसलिए कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है आपका? यहाँ पर मुंबई है। कौन है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह।